नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान अध्ययन। इसका चैप्टर 7 है जल संसाधन व संरक्षण। तो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको राजस्थान जीके की सभी राजस्थान अध्ययन आरबीएससी के चैप्टर आपको सभी करवाए जा सकें। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 7। जल के सभी स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जल के जितने भी सोर्स होते हैं उन्हें हम जल संसाधन कहलाते हैं, जैसे कुएं, झीलें, नदियां, बांध, नहरें, तालाब और नलकूप इत्यादि। ठीक है, कुएं, झीलें, नदियां, बांध, नहरें, तालाब एवं नलकूप इत्यादि। अब उसके बाद में आते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र किसको बोलते हैं? अपवाह तंत्र नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था अपवाह तंत्र कहलाती है। नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था अपवाह तंत्र कहलाती है। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करे जल विभाजक रेखा कहलाती है। दो क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करे जल विभाजक रेखा कहलाती है। अब राज्य का अपवाह तंत्र 3 भागों में विभाजित है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहले जो अपवाह तंत्र का पहला पॉइंट है वो आता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, इसके बारे में बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अब इसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट कि बनास पार्वती चंबल में प्रवाहित होकर यमुना में गिर जाती है। जब बनास नदी पार्वती चंबल में प्रवाहित होकर यमुना में गिर जाती है तथा यमुना गंगा में, अंततः गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखो, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, सबसे पहले जो बनास पार्वती और चंबल में प्रवाहित होकर यमुना में गिर जाती है। बनास नदी पार्वती और चंबल में प्रवाहित होकर यमुना में गिर जाती है और उसके बाद यमुना गंगा में, अंततः जो गंगा है वो नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब आता है नंबर 2 अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर का अपवाह तंत्र। अब अरब सागर का अपवाह तंत्र, इसमें क्या कंसेप्ट है माय डियर स्टूडेंट कि माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास व उसकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहा जाता है। माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं उसकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहा जाता है। अब आंतरिक प्रवाह तंत्र, इसके बाद में आता है आंतरिक प्रवाह तंत्र। आंतरिक प्रवाह तंत्र ये क्या है? आंतरिक प्रवाह तंत्र, इसमें क्या कंसेप्ट है? ऐसी नदी जो समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए, जैसे घग्गर, साबी, बाणगंगा और कांतली इत्यादि। ठीक है, मतलब आंतरिक प्रवाह तंत्र किसे कहेंगे हम? वह नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही कहीं विलुप्त हो जाए, कहीं गुम हो जाए, तो वह आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां कहलाती हैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब कंसेप्ट आता है राज्य की प्रमुख नदियां, यानी कि राजस्थान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट करते जाइएगा नोट्स पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा माय डियर स्टूडेंट, और शेयर करना ना भूलें। पहले आती है चंबल नदी। कौन सी आती है? चंबल की बात करेंगे। चंबल नदी कौन सी? चंबल नदी। अब इसमें सबसे पहले उद्गम चंबल का कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से उद्गम होता है, मतलब ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है चंबल।
राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो है आपकी चंबल। पहला क्वेश्चन यहीं से निकलता है कि राजस्थान की वह सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो आपके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक आपका आंसर होगा चंबल। ठीक है, तो सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली यह नदी है चंबल। अच्छा, इसकी सहायक नदियों की बात करें, बनास, पार्वती, काली सिंध इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल की सहायक नदियां बनास, पार्वती, काली सिंध। औद्योगिक नगर इसका कोटा चंबल के किनारे स्थित है। मतलब जो कोटा है, कोटा जिला है, कोटा डिस्ट्रिक्ट है, वो हमारी चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। चंबल के बारे में ये मुख्य मुख्य कंसेप्ट थे चैप्टर 7 में। उसके बाद में बात करेंगे बनास। किसके बारे में? बनास। तो बनास का माय डियर स्टूडेंट उद्गम कहाँ पर होता है? सबसे पहले उद्गम कहाँ पर होता है बनास का? राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियाँ। बनास का उद्गम स्थल राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियाँ। यह एक मौसमी नदी है, मतलब ऋतु के अनुसार बहने वाली नदी है ये। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर लंबी है, जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या है कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी है बनास। ठीक है, कौन सी नदी है? बनास, जो कि 480 किलोमीटर लंबी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ होता है? राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से। बढ़ते हैं आगे। लूनी नदी। लूनी नदी, देखिए हर कंसेप्ट में क्वेश्चन निकलता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। लूनी नदी, लूनी नदी के अंदर क्या है कि इसका उद्गम कहाँ होता है माय डियर स्टूडेंट? उद्गम लूनी का अजमेर के गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से इसका उद्गम माना जाता है। किसका? लूनी नदी का। अजमेर के गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से इसका उद्गम माना जाता है, और कच्छ की खाड़ी में जाकर ये मिलती है, और यह बलोत्रा तक इसका पानी मीठा और इसके बाद खारा हो जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है माय डियर स्टूडेंट कि वह कौन सी नदी है जो बलोत्रा तक जिसका पानी मीठा और उसके बाद खारा हो जाता है? तो वह है आपकी लूनी नदी। ठीक है, एकमात्र लूनी नदी है जिसका बलोत्रा तक तो पानी मीठा है, लेकिन इसके बाद जैसे वो आगे निकलती है तो इसका पानी खारा हो जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद में बढ़ते हैं आगे माय डियर स्टूडेंट। माही नदी के बारे में। माही नदी, अब माही नदी में क्या है? इसका उद्गम कहाँ? एमपी के विंध्याचल पर्वत से है, और राजस्थान में बहने वाली खंबात, और राजस्थान में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? माही नदी। इसके बाद में आता है बाणगंगा। ठीक है, बाणगंगा अर्जुन की गंगा इसे बोला जाता है। किसकी? अर्जुन की। तो हम बात कर रहे थे बाणगंगा। ठीक है, बाणगंगा। तो बाणगंगा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। किसे? बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। जयपुर की बैराट की पहाड़ी से निकलकर भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का ये निर्माण करती है। कौन सी? बाणगंगा। ठीक है, बाणगंगा। अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। घग्गर नदी के बारे में बात करेंगे कि इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की श्रेणी से होता है। पहली बात तो ये है। राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश कर गंगानगर में विलुप्त हो जाती है। मतलब जब राजस्थान में एंटरिंग पॉइंट है इसका, वो कौन सा है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और गंगानगर में कहीं जाकर विलुप्त हो जाती है। इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। ठीक है, मतलब उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक श्रेणी से और हनुमानगढ़ में प्रवेश करती हुई गंगानगर जिले में जाकर कहीं विलुप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। तो इसमें क्या है? नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आदि उद्देश्य पूर्ण होते हैं।
देखो, जब नदियों पर कोई बांध बनाया जाता है, कोई डैम बनाया जाता है, तो वो क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आदि उद्देश्य पूर्ण होते हैं। मतलब इससे कई सोर्स जो होते हैं हमारे कंप्लीट होते हैं, यानी कि विद्युत उत्पादन हो गया, आपकी सिंचाई होगी, पेयजल होगी, और भी कई उद्देश्य पूर्ण कार्य होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। तो निम्न में से बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है आपकी बांध बनाने वाली, जो नदियों पर बांध बनाया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है। जो राजस्थान में बांध बनाए गए हैं नदियों पर, या अन्य राज्यों में बांध बनाए जाते हैं नदियों पर, तो उन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। सबसे पहले बात करेंगे चंबल परियोजना। कौन सी? चंबल परियोजना राजस्थान व एमपी की संयुक्त परियोजना है। पहली बात तो यह है, राजस्थान और एमपी मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। इसके अंतर्गत 4 बांध आते हैं। चंबल परियोजना में 4 बांध आते हैं। पहला पॉइंट है कि राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। दूसरा, 4 बांध आते हैं इसके अंदर, 4 बांध आते हैं। पहला मंदसौर, पहला कौन सा? मंदसौर एमपी। ठीक है, मंदसौर एमपी में है, और गांधी सागर बांध है। ठीक है, गांधी सागर बांध है। दूसरा, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है। तीसरा, कोटा में जवाहर सागर बांध है। चौथा, कोटा बैराज, कोटा यानी कि राजस्थान में ये एक बांध स्थित है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। माही बजाज सागर परियोजना। कौन सी? माही बजाज सागर परियोजना। अब बांसवाड़ा में माही नदी पर है ये। राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें कि राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। ठीक है, उसके बाद में आता है बीसलपुर परियोजना। कौन सी? बीसलपुर परियोजना टोंक जिले के बीसलपुर गांव में है ये, और बनास नदी पर बनाई गई है। ठीक है, बनास नदी पर ये बनाई गई है। बढ़ते हैं आगे। इससे क्या होता है बीसलपुर में? बीसलपुर जो परियोजना है टोंक जिले के बीसलपुर गांव में और बनास नदी पर है। जयपुर अजमेर टोंक को पेयजल आपूर्ति की जाती है। उसके बाद में आता है सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। ये कहाँ? गुजरात में नर्मदा नदी पर है, और गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, उसके बाद में आता है जवाई परियोजना। जवाई परियोजना कौन सी? जवाई परियोजना। अब इसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट? पाली जिले में जवाई नदी पर है ये। उसके बाद में मानसी वाक्कल परियोजना। कौन सी? मानसी वाक्कल परियोजना। ये कहाँ पे है? तो ये है उदयपुर में है। तो उसके बाद में आता है सोम कमला अंबा परियोजना। ये इंपॉर्टेंट है, सोम कमला अंबा परियोजना। तो ये माय डियर स्टूडेंट कहाँ पे है? डूंगरपुर में सोम नदी पर है। डूंगरपुर में सोम नदी पर है। उसके बाद में आता है जाखम परियोजना। कौन सी? जाखम परियोजना। ये कहाँ पर है माय डियर स्टूडेंट? ये प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर है। ठीक है, तो ये कुछ परियोजनाएं थी आपके इस चैप्टर में। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है राजस्थान में प्रमुख झीलें और जल संचयन। राजस्थान में प्रमुख झीलें और जल संचयन। तो उदयपुर में सबसे पहले क्या है? उदय सागर, गोवर्धन सागर, फतेह सागर, रंग सागर आदि झीलों का निर्माण करवाया, और नहरों की सहायता से इन्हें आपस में जोड़ दिया, जिससे वर्षा जल संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो उदयपुर में उदय सागर, गोवर्धन सागर, फतेह सागर, रंग सागर आदि झीलों का निर्माण करवाया गया, और नहरों की सहायता से इन्हें आपस में जोड़ दिया गया, जिससे वर्षा जल संरक्षण किया जा सके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये था उदयपुर। उसके बाद में आता है जयपुर। तो जयपुर में जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने करवाया था। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इंपॉर्टेंट लाइन है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जयसमंद झील मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने करवाया, और जयपुर में है। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। अजमेर में आना सागर झील,
राजसमंद में राजसमंद झील, उत्तरी भाग को नौचौकी की पाल भी कहा जाता है। जो कि राजसमंद झील है राजसमंद में, उसे उत्तरी भाग उसके उत्तरी भाग को नौचौकी की पाल भी कहा जाता है। उसके बाद में आते हैं सिरोही के माउंट आबू में क्या है, राज्य की सबसे ऊंची प्राकृतिक झील नक्की झील। राज्य की सबसे ऊंची प्राकृतिक झील नक्की झील कहाँ पर है माय डियर स्टूडेंट, आपके माउंट आबू सिरोही में है। अब उसके बाद में बढ़ेंगे आगे, अन्य ज़िलों में क्या कुछ है। अन्य ज़िलों की बात करें तो आपका बालसमंद, कायलाना, जैसलमेर में गढ़सीसर, डूंगरपुर में गोपाल सागर, बीकानेर में कोलायत आदि जल संसाधन है, मतलब जल से संबंधित ये संसाधन बनाए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, खारे पानी की झीलें, जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य सांभर झील, बाड़मेर में पंचभद्रा, बीकानेर में लुणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण आदि। ठीक है, तो ये कुछ खारे पानी की झीलें थी आपके इस चैप्टर में। इसके बाद में वर्तमान में रूफ टॉप जल संचयन तथा वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक से वर्षा जल को भूमिगत किया जाता है। वर्तमान में रूफ टॉप जल संचयन, ठीक है, रूफ टॉप मतलब छत के ऊपर जल संचयन यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक से वर्षा जल को भूमिगत किया जाता है। मतलब जैसे बारिश का पानी होता है तो उसको रूफ टॉप यानी कि एक छत का निर्माण किया जाता है जिसके अंदर वर्षा जल को संचित करके आगे उसको काम में लिया जा सके। प्राचीन समय में वर्षा जल संरक्षण क्या था, संग्रहण क्या था, टांका, खड़ीन, जोहड़ आदि द्वारा करते थे। मतलब प्राचीन समय जो था उसमें वर्षा के जल को टांकों में, खड़ीन में, जोहड़ में आदि में मतलब एक गड्ढे बनाए जाते थे जिसके अंदर पानी को एकत्रित किया जाता था। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। तो इसी तरीके से अगर आपको अन्य चैप्टर भी देखने हैं तो वो आपके एजुकेशन वाला चैनल प्लेलिस्ट में जाकर, आरबीएससी की प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे की वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।